हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, हमने पार्टनरशिप फर्म में अब तक फंडामेंटल्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल, उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर, जो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, ये चैप्टर इजी है। अगर आप लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट ये चैप्टर अच्छे से किया होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हार्ड नहीं लगेगा। और जिन भी बच्चों ने अभी तक के एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के या और भी जो चैप्टर्स है आपके, फंडामेंटल्स हो गया, अकाउंटिंग रेशियोज है, ये सारे चैप्टर्स के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो अगर आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट आपको हर चैप्टर की सेपरेट मिलेगी। किसी भी चैप्टर को अगर देखना है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारे वीडियोस लाइन से हैं और हर एक वीडियो स्टार्ट से देखना, बिना स्किप किए हुए। आपको हर क्वेश्चन का आंसर वहां मिल जाएगा, सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, जैसा यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, और ये वाला जो यूट्यूब चैनल जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करके रखो। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है, तो सोच सकते हो कि कितना वास्ट नॉलेज होगा। और हर साल मेरे स्टूडेंट्स 95 एंड अबव अकाउंट्स में मार्क्स लाते हैं। ओके, इस बात का भी प्रूफ बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है। ओके, तो उसमें मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा, देखने के बाद पूरा देखना बिना स्किप किए हुए, तो समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है वीडियो में। ओके, और मैं जितने भी क्वेश्चंस कराता हूँ, सारे के सारे मेरे क्वेश्चन जो होते हैं वो टीएस ग्रेवाल से होते हैं। ओके, तो टीएस ग्रेवाल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन इंडिया फॉर 12 सीबीएसई कॉमर्स। ओके, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना मतलब पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना। ओके, यहाँ एक चीज आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, दो अलग अलग टर्म है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज होती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चार चैप्टर में तुम पढ़ते थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि एक पार्टनरशिप एंड होके कोई न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है। जैसे, हालांकि पार्टनर अगर सेम है, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी, और एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो पुरानी पार्टनरशिप डीड थी वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एडमिट होगा। उसके बाद रिटायरमेंट में पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, क्योंकि एक पार्टनर जाएगा फर्म में से या दो पार्टनर जाएंगे। इस तरीके से वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब यहाँ पर तो पूरी की पूरी फर्म बंद हो जा रही है। यहाँ पर पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो रही है। तो जितने एसेट है वो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल करना पड़ेगा, और हमें लाइबिलिटीज क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो लाइबिलिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो जब वीडियो आगे देखते जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या करना है। ओके, तो मैंने बता दिया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, फर्म्स डेट। फर्म्स डेट, तो फर्म्स डेट मींस अ डेट ओन्ड बाय फर्म टू द आउटसाइडर। तो तुम्हें जो भी डेट फर्म के है, ओके, जितना भी फर्म ने उधारी लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो वो कंपलसरीली पे ऑफ करना पड़ेगा। प्राइवेट डेट, प्राइवेट डेट मींस डेट ओन्ड बाय अ पार्टनर टू द एनी अदर पर्सन। ओके, कोई पार्टनर ने अगर कोई उधारी लिया हुआ है तो वो हो गया प्राइवेट डेट। नेक्स्ट, इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि हम बाद में देखेंगे क्या क्या अकाउंट बनेंगे, नीचे आए डिटेल में है, तो अभी रुक जाओ थोड़ा सा, पहले हम देखते हैं। उसके बाद में अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये भी तुम्हें बाद में बताऊंगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ये भी बाद में बताऊंगा। ये जो मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो ये वाला जो एक डिफरेंस बिटवीन मैंने लिख के रखा हुआ है, ये
कहीं ना कहीं कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुम अपनी नोटबुक पर कॉपी करके लिख के रख लो ताकि ये एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ये हेल्प करेगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कौन से अकाउंट बनते हैं। तो यहाँ 3 अकाउंट बनते हैं, एक बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है कैश या बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब वो अकाउंट होता है जहां पे तुमको अपनी फर्म के सारे एसेट लेके आना होता है, सारी लायबिलिटीज लेके आनी होती है और एसेट को बेच करके जो पैसा आता है वो भी रिकॉर्ड करना है और जो कैपिटल जितना भी फर्म्स की लायबिलिटी है पे ऑफ करके तो वो भी वहां पर ट्रांजैक्शन तुम्हें दिखानी है। ओके, तो जितना भी एसेट है वो रिकॉर्ड करना है और जितनी भी लायबिलिटी है वो रिकॉर्ड करना है। मतलब जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज अभी दिख रही है, जब तुम बैलेंस शीट देख रहे हो तो उस दिन जिस दिन बैलेंस तुमको पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी है, जिस दिन पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी है उस दिन जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उसको बुक वैल्यू पे तुमको ट्रांसफर करना है, उसको बुक वैल्यू में ट्रांसफर करना है। जैसे तुम ऐसा समझो कि रियलाइजेशन अकाउंट एक रूम है और अभी क्या है, फैक्ट्री में जितने भी एसेट है, जितने भी इस फर्म के एसेट है वो सब अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। कुछ इस सिटी में है, कोई दूसरी सिटी में, कोई इस स्टेट में, कोई दूसरे स्टेट में, कुछ ऑफिस में है, कुछ गोडाउन में है, कुछ वेयर हाउस में है, कुछ फैक्ट्री में है। इस तरीके से अलग अलग हर जगह पे एसेट रखे हुए हैं। ओके, तो तुमको क्या करना है, एक रूम में लेके आना है सारे एसेट को। तुमका क्या करना है, एक रूम में लेके आना है सारे एसेट को, तो दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। और सारी लायबिलिटीज भी जो अलग अलग जगहों पे फैली हुई है, कुछ फैक्ट्री की लायबिलिटी है, कुछ ऑफिस की लायबिलिटी है, अलग अलग तरीके से जितनी भी लायबिलिटीज है ये तुमको लाके कहाँ रखनी है, उसी रूम में लाके रखनी है। तो अब तुम जितने भी एसेट रहेंगे उस एसेट को बेचोगे तो उसका पैसा भी लाके इसी रूम में रखोगे। जब तुमने एसेट बेच दिया तो उस एसेट का पैसा भी लाके इसी रूम में रखोगे और जितने भी लायबिलिटी है, मतलब जो भी क्रेडिटर खड़े हैं पैसे लेने के लिए, जितने भी बैंक लोन है, बैंक वाला खड़ा होगा तो उस बैंक वाले को भी पैसा यहीं से ही दोगे। तो उसके बाद तुमको पता चलेगा कि हमको इस रियलाइजेशन से अभी प्रॉफिट हुआ है या हमको लॉस हुआ है। ओके, तो ये एक मैंने तुमको छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे तुमको रफ आइडिया आ सके कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट और ये कैसे बनता है। नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब ये वो अकाउंट है जो तुम अब तक फंडामेंटल से लेके रिटायरमेंट के चैप्टर में देखते आए हो। मतलब फंडामेंटल्स में देखा, एडमिशन में देखा, रिटायरमेंट में देखा और डेथ में भी देखा। तो ये वही कैपिटल अकाउंट है जहां पर तुमको पार्टनर का क्रेडिट साइड में जो भी इनकम होती है वो रिकॉर्ड करना है और जितने भी डेबिट साइड में जो भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होते हैं वो भी रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर कोई बैलेंस शीट नहीं बनती है, ये चीज ध्यान रखनी है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है तो फिर बैलेंस शीट बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि तुम्हारी तो अब फर्म बंद हो गई तो बैलेंस शीट तो रहेगी नहीं क्योंकि कोई एसेट ही नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, तुम्हारा कैश या बैंक अकाउंट बनेगा और जो कि तुम्हारा टैली होना चाहिए। तो ये 3 कंपोनेंट बनते हैं। चैप्टर इजी है, 3 या 4 क्वेश्चन भी करोगे तो भी तुम्हारा चैप्टर पे पूरा कंट्रोल आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं तुमको ये 12 स्टेप बता देता हूँ। ये 12 स्टेप अगर तुमने फॉलो कर लिए, मैं तुमको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। मैं तुमको पूरा का पूरा अश्योरेंस दे रहा हूँ कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। कंडीशन ये 12 की 12 स्टेप तुम्हें लर्न होनी चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए, पूरे तरीके से लर्न होनी चाहिए और रट्टी हुई होनी चाहिए तुम्हें कि ये 12 स्टेप कौन सी है। और एक 12 स्टेप अगर तुम्हें पता है, लर्न है तुम्हें, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो देखो, पहली स्टेप है ट्रांसफर कैपिटल बैलेंसेस। मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है ताकि तुम्हें कोई सेंटेंस लर्न नहीं करना है, बस तुमको वर्ड लर्न करने हैं। ओके, तो तुमको वर्ड लर्न करना है, 12 स्टेप लर्न करनी है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, मैं तुमको इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद तुम्हें जितने भी रिजर्व्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और एक चीज, अगर तुमने ये स्टेप्स लर्न कर ली, ये स्टेप्स अगर तुमने लर्न कर ली तो तुम्हारा जो लेजर है वो तो सही होगा ही होगा। अगर जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया तो वो भी तुम्हारा सही होगा। ओके, तो वो भी जो मैं स्टेप्स बताऊंगा वो इसी में से ही स्टेप्स आने वाली है।
नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये ध्यान रखना, मतलब तुमको जितने भी एसेट्स है वो कहाँ ट्रांसफर करने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। ट्रांसफर एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी तुमको कहाँ लाके रखनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद क्या करना है, सेल ऑफ एसेट्स इफ गिवन। एग्जैक्टली, यहाँ पर जो इफ गिवन वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। इफ गिवन, अगर तुमको कोई भी एसेट अगर बोला है बेचने के लिए तुमको तो बेचना है, अगर नहीं बोला तो वो नहीं बेचना है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। जैसे तुम्हारे पास मशीनरी थी 5 लाख रुपए की बुक्स में, एडजस्टमेंट में तुमको दिया रहेगा कि हमने मशीनरी कितने रुपए में बेचा है। तुम एक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि मशीनरी थी बुक्स में 5 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में दिख रहा है, लेकिन तुमने उसको बेचा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं निकली, तो क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया कि तुमने उसको कितने में बेचा, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है मार्केट में कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। तो तुम्हें उसे सेल की एंट्री नहीं दिखानी है। क्या करना है, सेल की एंट्री नहीं दिखाना है। जितना क्वेश्चन में बोला। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक ऐसा चैप्टर है कि जहां तुमको ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, तुमको दिमाग नहीं लगाना है, जितना क्वेश्चन में बोला तुम्हें बस उतना ही फॉलो करना है, उसके अलावा तुम्हें अपना दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। ओके, जितना तुम दिमाग एडमिशन रिटायरमेंट में लगाते हो उतना दिमाग तुम्हें यहाँ पर नहीं लगाना है। ओके, तो देखो उसके बाद एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर एडजस्टमेंट दिया रहा तो ही ये ट्रीटमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑलवेज। ओके, ये चीज ध्यान रखना, ये बच्चे भूल जाते हैं। और दूसरी चीज, ये बोर्ड वाले भी जानबूझ के तुम्हें नहीं बताएंगे कि तुम्हें पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना है, लेकिन तुम एक चीज समझो कि तुम अगर पार्टनरशिप फर्म बंद करोगे और तुम अगर अपने एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म बंद होने पाएगी क्या? क्या तुमको लॉ परमिट करेगा कि तुम अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ किए बिना ही अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तुम्हारी जितनी भी लायबिलिटीज है, मतलब तुम्हारे जो क्रेडिटर्स है, जो बैंक लोन है, वो तुम्हें पे ऑफ करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाके तुम अपना पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर सकते हो। ओके, लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये एडजस्टमेंट दिया रहेगा। पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, ओके, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं। अब बोलोगे कि कौन से खर्चे होते हैं सर उसमें, तो उसमें कुछ प्रोफेशनल्स के खर्चे होते हैं, जैसे कोई सीए हो गया, कोई वकील हो गया, कोई सीए या कोई लॉयर हो गया, तो उन लोगों के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो पे ऑफ करने पड़ते हैं, उसके बाद ही तुम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। तो तुम उसके बाद ही अपनी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करोगे। तो अगर तुमको तो ये सब चीजें नहीं पता है ना, तो तुम्हें एक वैल्यूअर लाना पड़ता है जो तुम्हारे एसेट को वैल्यू करा के दे, उसके बाद में तुम्हारे एसेट को सेल आउट करा के दे, जो तुम्हारी लायबिलिटीज है उसको पेमेंट करवा के दे। तो ये सारे जितने भी खर्चे होते हैं, इन सब के लिए एक तुमको लीगल पर्सन अपॉइंट करना पड़ता है, जो होता है तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, एक एडवाइजर होता है। ओके, तो उसको तो कुछ फीस देनी पड़ेगी ना, वो फ्री में तो तुम्हारे लिए काम करेगा नहीं। तो ये सब जितने भी खर्चे होते हैं, तो ये सब पे ऑफ करने पड़ते हैं, इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इसको थोड़ा सा एक हाईलाइट करके अपन इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं, जब इसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक है इसका। ओके, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 कराया वो जहाँ तक मुझे ध्यान है पार्टनर लोन का है, तो इसके लिए मुझसे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाना, तो मुझे याद कराना, मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट नोट लिखवाऊंगा। पार्टनर लोन क्या होता है, और पार्टनर की वाइफ का या पार्टनर के हस्बैंड का लोन या पार्टनर की किसी और रिलेटिव का लोन क्या इफेक्ट देता है बुक्स में। ओके, तो दोनों में फर्क है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो निकालना पड़ेगा तुम्हें कि रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट है या लॉस है। और उसके बाद जो होता है पार्टनर का फाइनल सेटलमेंट होता है, जिस दिन वो लोग अपने घर जाते हैं उस दिन अपना पैसा पार्टनरशिप में जितना भी होता है ले लेते हैं और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसा हो सकता है कि मे बी कोई एग्रीमेंट हो कि इस दिन पार्टनरशिप क्लोज हो जाएगी, तो उस दिन क्लोज होती है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। ओके, उसके बाद दूसरा आता है जिसमें होता है कि अगर कोई पार्टनर के डिस्प्यूट हो रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। इस तरीके से ऐसे 2-3 रीजन है जिसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट जो वो पार्टनरशिप फॉर्म बना रही थी या बेच रही थी, वो मार्केट में बिकना या बनना बंद हो गया है। ओके, उसकी डिमांड नहीं है पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट की,
तो उस केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। मैं तुमको रामायण जितना भी दूंगा तुमको समझ में नहीं आएगा जब तक तुमको एक दो तीन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक के। ओके, देखो दीपाली एंड राजश्री ये दो पार्टनर हैं जिनकी ये पार्टनरशिप फर्म थी। कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत येलो येलो डर्टी येलो हो गया है। ओके, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। ओके, इन्होंने बोला हमको हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है। क्यों करनी है वो तुम्हें उतना दिमाग नहीं लगाना है। ओके, फिलहाल सुनो, कभी भी ध्यान रखना कि तुम एडमिशन रिटायरमेंट का जो चैप्टर था उसमें पहले अपना बैलेंस शीट पढ़ते थे, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट भी पढ़ते थे। यहाँ पर एडजस्टमेंट के फिलहाल के लिए भूल जाओ। क्या करना है? एडजस्टमेंट को तुम्हें भूलना है। अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बैलेंस शीट पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ तुम्हें कंपेयर नहीं करना है कि बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है और नीचे तुमको कोई एडजस्टमेंट दिया है उसमें फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का क्या प्राइस है। तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ देखना है अभी बैलेंस शीट, और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं देखना है। ओके, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि तुम्हें क्या करना है? कैपिटल बैलेंस से ट्रांसफर करना है। ओके, उससे पहले मैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख लेता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, चलो अब हम लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल बैलेंसेस कितने रुपए हैं? 17,500 और 10,000। तो मैंने नाम लिख लिया है। हम लोग लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 17,500 और 10,000। ओके, उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तुम्हारी है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा ध्यान रखना तुम कहाँ ट्रांसफर करोगे? क्रेडिट साइड में। ओके, इसकी मैं तुम्हें जर्नल एंट्री बता देता हूँ। देखो, अब तुम्हारी जो क्रेडिटर है, मतलब ये तुम्हारा लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो ये लाइबिलिटी को तुम्हें कम करना है। कम करने के लिए क्या करोगे? तुम डेबिट करोगे। तुम जो 11th में कौन से रूल सीख के आ रहे हो? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में बोला था कि लाइबिलिटी अगर कम करनी है तो तुम्हें क्या करना है? उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर को कम करोगे, मतलब क्रेडिटर डेबिट करोगे, और क्या क्रेडिट करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। तुम यहाँ लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इससे तुम्हारे जो क्रेडिटर का प्राइस था वो अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो तुम्हारे क्रेडिटर की कोई वैल्यू नहीं बची, वो पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो गया? रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? यहाँ पर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए है? 1500। और ऊपर देखो रेशियो था 3:2। एक बार देख लो जिन्होंने नहीं देखा है। तो 1500 बाय 5 कितना होता है? 300। 300 इंटू 3 900 और 600। ये तुम्हारा फिगर आ गया किसका? ये आ गया तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर। उसके बाद जितने भी एसेट है वो सारे एसेट ट्रांसफर करो। तो यहाँ पर कहाँ पे लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने देखो जैसे तुमको स्टेप बताई है वैसे तुम्हें ध्यान रखना है। टू एसेट्स ट्रांसफर। ओके, एसेट ट्रांसफर करोगे। कौन सी एसेट है? सबसे पहला है तुम्हारा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डेटर्स। उसके बाद क्या है? उसके बाद है स्टॉक। फिर बोलो, उसके बाद है कैश और बैंक। तो ये दोनों ट्रांसफर नहीं करना, बाकी सारी फिगर ट्रांसफर तुमको करनी है। बोलो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की है? 16,000 की। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4,000। उसके बाद डेटर्स कितने के हैं? 2,000। उसके बाद स्टॉक कितने का है? 3,000। ओके, तो ये तुमने एसेट ट्रांसफर कर दिए। और उसके बाद कैश और बैंक का जो बैलेंस है ये तुम लिखोगे बैंक अकाउंट में। ये कहाँ लिखोगे? बैंक अकाउंट में। यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि तुम्हें जितना भी एसेट और लाइबिलिटीज था वो सारा खत्म करके तुम्हें कहाँ शिफ्ट करना है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक अकाउंट में तुम्हें ट्रांसफर करना है। ओके, तो देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस कितना है? 6,000 रुपीज। 2,000 और 4,000 टोटल मिला के कितना हो गया? 6,000 रुपए। ओके, दोनों मिला के कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो यहाँ पर तुम लिख लो बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो लगे तो इंक्लूडिंग
एग्जाम में अगर आए तो ऐसे ही करना, इंक्लूडिंग कैश। ओके, तो तुम ऐसे लिख लोगे तो ये होगा तुम्हारा 6000 रुपीज। अगर तुम्हें अपने खुद के पर्पस के लिए अगर तुम्हें वर्किंग करनी है तो ब्रैकेट में लिख के रखो, यहाँ पर लिख के रख सकते हो 4000 प्लस 2000, ये तुम लिख के रख सकते हो। ओके, तो तुम्हें अगर नहीं लिखना है तो मन नहीं भी लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने अगर तुम्हें लिखना था तो बता दिया कि कहाँ लिख के रखना है। ओके, चलो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एक एक करके देखेंगे क्या एडजस्टमेंट है। एक बार देख लो पहले, बैलेंस शीट पूरी ट्रांसफर हो गई है क्या? बैलेंस शीट में कोई फिगर छूट तो नहीं गया? कैपिटल ट्रांसफर कर लिया, क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर लिया, एसेट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक और कैश बैंक ट्रांसफर कर लिया। ओके, नेक्स्ट, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। ओके, उसके बाद लिखा है दीपाली टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 3800। दीपाली ने बोला मेरे को ये एसेट चाहिए, कौन सा एसेट चाहिए उसको? इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो इन्वेस्टमेंट अपने घर लेके जाएगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट अपने घर लेके जाएगी तो एक तरह से उसके लिए क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया। अगर उसके लिए ड्रॉइंग्स हो गया तो तुम क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करोगे तो कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर नॉर्मली ये लेजर होते तो तुम क्या करते? इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देते, लेकिन यहाँ पर तो अब इन्वेस्टमेंट की कोई सेपरेट आइडेंटिटी बची नहीं है, तो तुम क्या करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ओके, हमेशा ध्यान रखना जब भी एसेट को अगर रियलाइज करते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हो। अगर पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना, एक दो एडजस्टमेंट करोगे तो समझ में आ जाएगा। लिखो अभी पार्टनर्स का, पहले लिखो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कौन लेके जाने के लिए रेडी है? आई थिंक मेरे ख्याल से दीपाली है वो जो लेके जाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे लिखो दीपाली अकाउंट कितने रुपए में लेके जाने के लिए तैयार है, और ब्रैकेट में तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या लेके जा रही है वो लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर कितने रुपए है? 3800 रुपए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? हाँ, अब एसेट बेचे हैं मार्केट में, अगर मार्केट में बेचा होगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो तुम लिखोगे बैंक अकाउंट। ओके, तुम क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मैंने क्या बोला कहाँ लिखना है? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो लिखो बाय बैंक अकाउंट। हाँ, अब देखो तुमने क्या क्या बेचा है। तुमने बेचा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, ये तीन चीजें बेची है तुमने। तो तुम लिखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने रुपए में बेचा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 18000 रुपीज में। उसके बाद क्या बेचा? उसके बाद बेचा तुमने डेटर को सेल आउट किया है, मतलब डेटर से तुमने इतना पैसा रियलाइज किया है। तो डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ? 1800 रुपीज, 1800 रुपए। उसके बाद क्या है? स्टॉक, स्टॉक से कितने रुपए रियलाइज हुए? स्टॉक बेच करके 2800 रुपए। तो ये तीनों की हमको क्या करनी पड़ेगी? टोटल करनी पड़ेगी। तो 18,000 प्लस 119, 21 और 1600, तो टोटल कितना आ रहा है? 22,600 रुपीज टोटल आएगा। ओके, तो ये लिख दो यहाँ पर 22,600। नेक्स्ट, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करना है। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में अगर कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री करना भूल गए, जैसे मैंने ये दीपाली वाली लिखा नहीं था तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, उसके बाद में एसिड रियलाइज वाली है तो ये नहीं लिखा तुमने, तो कोई भी अगर तुम्हारी एंट्री छूटी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होने के 99% चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो तुम यहाँ पर लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट लिखोगे दीपाली के कॉलम में 3800 रुपए। ओके, और राजश्री के कॉलम में डैश कर दोगे, या कुछ और फिगर आएगी तो हम वो लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, और आ रहा है तो तुम क्या करोगे? बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। कितने रुपए? 22,600 रुपीज। नेक्स्ट, उसके बाद है क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म अग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। तो जो क्रेडिटर थे उन्होंने बोला कि हमको 5% कम भी पैसा दोगे तो हमको चल जाएगा। तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स पेड, कितने रुपए पे करना है? क्रेडिटर्स एक्चुअल की कितने के थे? 2000 रुपीज के, तो 2000 का 500 कट करके 100 रुपीज, तो तुम्हें पे ऑफ कितना करना है? 1900। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ करोगे? बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या नाम से? बाय
रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा 1900 रुपीज, ओके 1900 रुपए। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन रुपीज 400। तो अब तुम्हें क्या करना है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन 400, तो जैसे तुमने क्रेडिटर का पैसा दिया वैसे ही तुमको डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस भी पे ऑफ करना है। तो यहाँ पर लिखो टू बैंक अकाउंट, ओके यहाँ लिखोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 400 रुपीज है ना, तो ये 400 रुपीज हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट इसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री कर लो, भूलना नहीं है कॉन्ट्रा एंट्री ध्यान रखना है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए आएगा 400 रुपीज। उसके बाद देखो एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा हुआ है, यहाँ पर बोला है देयर वाज अ कंप्यूटर प्रिंटर इन द फर्म व्हिच वाज ब्रॉट अप आउट ऑफ द फर्म्स मनी was not shown in the above balance sheet was sold for ₹1000। क्या हुआ, एक कंप्यूटर प्रिंटर था जो तुमने पहले खरीदा था, अब तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में उसकी वैल्यू 0 हो चुकी थी, लेकिन आज जब डिसोल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पर जो ये प्रिंटर है तुमने बेचने निकाला तो ये कोई खरीदने के लिए रेडी हो गया तुम्हारे से 1000 रुपए में, इसको 1000 रुपए में बेच दो तो तुम्हारी इनकम हो जाएगी, ओके तो तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो यहाँ पर लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में प्रिंटर सोल्ड, क्या लिखोगे ब्रैकेट में प्रिंटर सोल्ड। कितने रुपए में प्रिंटर बेचा तुमने 1000 रुपए में, कितने रुपए में बेचा 1000 रुपए में। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, क्या नाम से टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए 1000 रुपए, ओके तो ये तो तुम्हारा सारा पोस्टिंग हो चुका है। तुम्हें लास्ट में सिर्फ मैंने बताया था क्या करना है, डिसोल्यूशन के का पेमेंट हो गया, ओके अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, यहाँ पर तुम्हें प्रॉफिट या लॉस ऑफ रियलाइजेशन निकालना है और फाइनल सेटलमेंट करना है। एक बार देख लो जैसा मैंने स्टेप लिखा है था हमने वैसे ही कुछ किया है, अगर कुछ भी या गलत करोगे थोड़ा सा भी तो तुम्हारा आंसर टैली नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब हम लोग पहले प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं डिसोल्यूशन का, क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड का टोटल करके मेरे को बताओ तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ओके पहले क्रेडिट का टोटल लिखना और फिर डेबिट का टोटल उसमें से माइनस करके मेरे को बताना तुम्हारा फिगर कितना आ रहा है, फटाफट बताओ। डिसोल्यूशन का प्रॉफिट आ रहा है हमारा 2100 रुपीज, ओके क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, तो तुम लिखोगे टू प्रॉफिट, किसका किसका नाम है दीपाली और राजश्री, तो लिखो दीपाली और राजश्री, तो 2100 का प्रॉफिट है 3:2 में डिवाइड करोगे तो कितने कितने रुपए आ जाएंगे, 3:2 में 2100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 तुम्हारा आ जाएगा 1260, ओके नेक्स्ट आ जाएगा 840 रुपीज, ओके तो ये तुम्हारा आंसर यहाँ पर फिगर्स आ गए। अब हमें ये प्रॉफिट को ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से करोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए आ रहा था 1260 और 840 रुपीज, तो लिखो 1260 और 840 रुपीज। चलो अब डेबिट साइड में लिखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना है, अब तुम्हें क्या करना है पहले दीपाली का क्रेडिट साइड का टोटल करो, पहले दीपाली का क्रेडिट साइड का टोटल करो, देखो उसका आ रहा है 19,660 रुपीज, उसमें से तुम डेबिट माइनस करो 3,800 रुपए, मतलब आज तुमको दीपाली को कितने रुपए देने हैं 15,860 रुपीज, 15,860 रुपीज क्रेडिट, मतलब दीपाली का क्रेडिट बैलेंस इतना था पार्टनरशिप फर्म में और दीपाली ने कुछ पैसा ड्रॉइंग किया था, कहाँ से ड्रॉइंग किया था वो 3,800 रुपए जो दिख रहा था
वो तुमने माइनस कर दिया, और सेव अभी हमने किसका किया, राजश्री का, तो कितना आ गया उसका 11440, उसका क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो डेबिट तो उसका 0 है, तो तुम्हारा फिगर आ गया। ओके, अब ये दोनों की कॉन्ट्रा एंट्री कहाँ पास करोगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्या नाम से लिखोगे, बाय दीपालीज कैपिटल अकाउंट, बाय दीपालीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद लिखोगे बाय राजश्रीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो दीपाली का कैपिटल अकाउंट बोलो, फिगर कितना था हमारा, हमारा था 15,860 रुपीज, उसके बाद था 11,440 रुपीज। ओके, तो ये होने के बाद अब तुम्हारी बैलेंस शीट जो होनी चाहिए, बैंक अकाउंट जो है वो तुम्हारा टैली होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है क्या, एक बार टोटल करते जाओ फटाफट। डेबिट साइड का टोटल देखो कितना आ रहा है, 29,600 रुपीज आ रहे हैं, कौन से साइड का, डेबिट साइड का। और क्रेडिट साइड का भी एक बार करो, कितने रुपए आ रहा है, टैली होना चाहिए तभी ही तुम्हारा क्वेश्चन राइट होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। तो मेरा जो फिगर है 29,600 रुपीज आ रहा है। ओके, तो मतलब बैंक अकाउंट अगर तुम्हारा फिगर सेम आ रही है, दैट मीन्स कि तुम्हारा क्वेश्चन राइट है। ओके, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तुमको समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। चलो देखो, following is the balance sheet of Deepak and Neeru sharing profits and losses in the ratio of 3:2 as on 31 March 2018। क्रेडिटर्स दिया है, मिसेस दीपक का लोन दिया है। मैंने तुमको बोला था कि तुम्हें एक नोट मुझसे देखना है जहां पर लिखवा के लोगे, या मैं डिक्टेट करता हूँ तुम लिख लो उसे, मैं इंपॉर्टेंट में नहीं लिख रहा, मैं डिक्टेट करता हूँ, तुम बस अपने रिकॉर्ड में उसको लिख लो, ओके, अपनी नोटबुक में। तो क्या है यहाँ पर हम वो समझेंगे। देखो पार्टनर के नाम क्या है, दीपक और नीरू, यहाँ पर लिखा है मिसेस दीपक का लोन और नीरू का लोन। मिसेस दीपक मतलब होता है पार्टनर की वाइफ, मतलब होता है पार्टनर की वाइफ। तो पार्टनर की वाइफ जो होती है उसको तुम बोलोगे एक्सटर्नल पर्सन, उसको क्या बोलोगे, उसको तुम ट्रीट करोगे एज एन एक्सटर्नल पर्सन उसको ट्रीट करोगे। ओके, तो ये तुम्हारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, और जो नीरू है वो तो खुद पार्टनर है, और पार्टनर का लोन जो रहेगा उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करते, और अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रीट नहीं करोगे तो उसको तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में तुम अभी लिख रहे थे ट्रांसफर, जैसे तुमने अभी क्रेडिटर ट्रांसफर किए थे, तो वैसे तुमको ये ट्रांसफर नीरू का लोन नहीं करना है, लेकिन मिसेस दीपक का लोन तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, तो ये वाला तुम्हें नोट कहीं पे लिखना है तो तुम लिख के रख लो, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे कि पार्टनर का जो लोन है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होता है, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ओके, ये लिख के रख लो। नेक्स्ट, रिजर्व फंड, दीपक रिजर्व फंड दिया, फिर दीपक कैपिटल, नीरू कैपिटल दोनों दिया है। ओके, नेक्स्ट, कैश स्टॉक डेटर, उसमें से आरडीडी माइनस करके फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 के रेशियो में। तो हम एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग जितना तुमने बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने तुमको बहुत डिटेल में समझा दिया, पहले थ्योरी समझाना पड़ा, तो इसीलिए आज हम लोग 2 ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट तुम्हारा आता हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे तुम मुझे बता सकते हो, और साथ ही साथ तुम्हारा जो कमेंट सेक्शन है इस वीडियो का, उसमें तुम अपना कमेंट डाल के मुझे कोई भी क्वेरी बता सकते हो। ओके, और इसके साथ साथ तुम किसी भी स्कूल को बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट या किसी भी सिटी को बिलोंग करते हो, तो भी तुम्हारा जो डाउट है तुम उस ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितने ज्यादा डाउट रेज करोगे उतना ही तुम्हारा अकाउंट्स का नॉलेज भी बढ़ते जाएगा। ओके, चलो पहले क्रेडिटर ट्रांसफर कर लेते हैं, मिसेस दीपक का लोन भी ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्या लिखोगे, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, नाम लिखो क्या क्या है, क्रेडिटर्स और मिसेस दीपक लोन।
फिगर देखो कितनी है, बताओ फटाफट। क्रेडिटर की फिगर बताओ कितनी है, 38,000 की है। और मिसेस दीपक की कितनी है, 1 लाख रुपीस की है। ओके, नहीं 10,000 है, 38,000 और 10,000। नेक्स्ट, नीरू का लोन है, तो ये तुम्हें मैंने बताया कि ट्रांसफर नहीं करना है, तो इसे हाईलाइट करके रखो। इसकी क्या ट्रीटमेंट है मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, इसे हाईलाइट करके रखो। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल बैलेंस से ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व फंड 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। पहले देख लो ऊपर रेशियो 3:2 है, हाँ 3:2 है। पहले कैपिटल बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कितने कितने रुपए, 1 लाख और 8,000, 1 लाख और 8,000। ओके, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि 1 लाख और 8,000 ही बराबर है क्या। ओके, सो हम लोग पहले कैपिटल बैलेंस से ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिगर देखो कितनी है वो लिख लो। उसके बाद में लिखो बाय रिजर्व। ओके, जनरल रिजर्व है या रिजर्व है पहले वो देख लो। रिजर्व है। ओके, तो 10,000 और 8,000 और 2,500 को डिवाइड करना है। तो कैपिटल बैलेंसेस लिखो 10,000 और 8,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, रिजर्व फंड था 2,500 को कौन से रेशियो में डिवाइड करोगे, 3:2 में, 3:2 में। तो 1,500 और 1,000 रुपीज, 1,500 और 1,000 रुपीज, तो ये दोनों तुमने ट्रांसफर कर लिया। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कैश का बैलेंस लिख लो 11,500 डेबिट साइड में। बैंक का बैलेंस लिखो, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक जो भी है लिखो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए है, 11,500। उसके बाद स्टॉक 6,000, डेटर्स 20,000। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, तुम्हें आरडीडी का जो बैलेंस है वो भी ट्रांसफर करना है। तो तुम यहाँ लिखोगे बाय आरडीडी, ये भी सेपरेटली ट्रांसफर करना है तुम्हें, ये भी सेपरेटली ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, देखो मैंने ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू एसेट्स ट्रांसफर, टू एसेट्स ट्रांसफर, टू एसेट ट्रांसफर। देखो कितने कौन से एसेट है, क्या है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। लिखो फटाफट, लिस्ट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाना। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, फर्नीचर है क्या, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर, प्लांट और इन्वेस्टमेंट। ओके, तो स्टॉक की फिगर बताओ कितनी है, स्टॉक की फिगर बोलो। 6,000, 20,000, 4,000, 28,000। देख के कॉपी करते जाओ फटाफट। 6,000, 4,000, नहीं 6,000 के बाद 20,000 है पहले, 6,000, 20,000, फिर 4,000, फिर 28,000, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का 10,000। ओके, तो ये सारी फिगर्स ट्रांसफर हो गए। और प्रॉफिट एंड लॉस का जो 5,000 रुपए उसको 3:2 में डिवाइड करो। लिखो टू P&L अकाउंट, टू P&L अकाउंट। 5,000 को कौन से रेशियो में, 3:2 में डिवाइड करोगे, 3,000, 2,000। ओके, चलो नेक्स्ट, उसके बाद है द फर्म डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2018। अच्छा, एक बार देखो कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, बस एक छोड़ के नीरू लोन। ओके, दीपक took over the investment at rupees 8,000, agreed to pay his wife loan। दोनों अलग अलग एडजस्टमेंट है, अलग अलग लिखना है। तो पहले लिखो कि दीपक ने बोला कि मैं लायबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा। कौन सी वाली लायबिलिटी, वो बोल रहा है कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर दूंगा। तो तुम्हें यहाँ पर लिखना है टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छे से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, तुमको भी वैसे ही लिखना है। टू दीपक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो वाइफ लोन पेड। ओके, तो दीपक का क्या, दीपक की वाइफ का लोन कितना है, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए पे ऑफ कौन करेगा, वो दीपक करेगा। ओके, हमें इसकी कॉन्ट्रा एंट्री लेनी पड़ेगी उसकी कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। हमेशा ध्यान रखना, हर कॉन्ट्रा एंट्री लेना कंपलसरी है। थोड़ा सा भी तुम अगर भूल गए भी कॉन्ट्रा एंट्री तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, फिर दीपक ने बोला था मुझे
कि मैं इन्वेस्टमेंट भी लेके जाऊंगा कितने रुपए में, 8,000 में। तो फिर से लिखो बाय दीपक कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए में लेके जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट को, 8,000 रुपए में। तो लिखो 8,000 रुपए, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एसेट्स और रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ लिखो अब सीधा सीधा बाय बैंक अकाउंट, सीधा पैसा आएगा बैंक में, तो लिखो बाय बैंक अकाउंट। कौन सा एसेट बेचा तुमने, स्टॉक, कितने रुपए में बेचा स्टॉक को तुमने, 1000 लेस। तो स्टॉक एक्चुअली कितने का था, 6000 का, तो तुमने बेचा होगा 5000 रुपए में। ओके, कितने रुपए में बेचा, 5000 रुपए में। उसके बाद लिखा है कि डेटर्स रियलाइज हो गए, कितने रुपए में रियलाइज हुए, 18,500 रुपीज में। कितने रुपए में हो गए, 18,500 रुपीज। उसके बाद है फर्नीचर 5000 रुपए ज्यादा में रियलाइज हुआ। ओके, हो सकता है तुम्हारे फर्नीचर की क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए फर्नीचर ज्यादा में रियलाइज हुआ, 500 रुपए ज्यादा में। तो फर्नीचर था 4000 रुपए का, रियलाइज हुआ 4500 रुपीज में। कितने में रियलाइज हुआ, 4500 रुपीज में। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला है, प्लांट 3000 लेस। तो प्लांट कितने का था, 28,000 का, रियलाइज हुआ होगा 3000 रुपए कम में हुआ है, तो मतलब कितने में रियलाइज हुआ होगा, 25,000 रुपीज में। ओके, नेक्स्ट अब ये चारों का टोटल करना है, ये चारों का टोटल करना है और बैंक अकाउंट के कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो एक बार टोटल करके बताओ फिगर कितना आ रहा है, 53,000 रुपीज आ रहा है। ये सबका टोटल करके 53,000 लिखो और इसकी कॉन्ट्रा एंट्री लिखो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या नाम से लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखो, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे, 53,000 रुपीज, 53,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, एक्सपेंसेस पे ऑफ करना है डिसोल्यूशन के 600 रुपए। तो लिखो डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस, सीधा सीधा लिख लो एक्सपेंसेस। कितने रुपए एक्सपेंसेस है, 600 रुपए। तो ये 600 रुपए लिखो, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री भी पास करनी है, ध्यान रखना है। ओके, बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600 रुपए, ये भी लिख लिया। साथ साथ लिख रहे हो मेरे, क्रेडिटर्स आर पेड 2.5% लेस, मतलब 2.5% का डिस्काउंट मिला है। ओके, तो क्रेडिटर कितने रुपए के थे, 38,000 का 2.5% माइनस करना है। तो 38,000 का 2.5% होता है 950 रुपीज। तो तुम्हें पे ऑफ करना है 37,050। तुम्हें पे ऑफ कितना करना है, 37,050। ओके, तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना लिखोगे, 37,050, 37,050। ओके, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करो, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 37,050। नेक्स्ट अब एक एडजस्टमेंट तुम्हारा छूटा हुआ है, मतलब एक आइटम अगर तुम्हारा बैलेंस शीट में देखोगे तो छूटा हुआ है, नीडू लोन। तो ये नीडू लोन को ध्यान रखना है, जब भी कोई पार्टनर का लोन रहे तो इसको तुम्हें डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करना है। तुमको क्या करना है, डायरेक्टली बैंक से पेमेंट करना है, इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसको क्या करना है, डायरेक्टली तुम्हें एक ही एंट्री पास करनी है और वो तुम्हें पेमेंट की एंट्री पास करनी है। तो नीडू लोन कितने रुपए का था, देखो नीरू लोन कितने रुपए का है, पूरा का पूरा तुम्हें पेमेंट करना है 15,000 रुपए। डायरेक्टली इसकी एक ही एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है और फाइनल सेटलमेंट करना है। एक बार क्रेडिट साइड का टोटल करो, उसमें से डेबिट माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है,
लॉस आ रहा है 5650 का, लॉस आ रहा है 5650, तो लिखो बाय लॉस, नाम लिखो दोनों पार्टनर के, दीपक, नेक्स्ट लाइन में लिखो नीरू 5650। चलो अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास करो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या नाम से लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट 3390 और उसके बाद कितना अमाउंट है 2260। अब फाइनल सेटलमेंट करना है, लिखो टू बैंक अकाउंट अमाउंट 10,000 क्रेडिट साइड में प्लस करते जाओ, प्लस 1500 प्लस 10,000 माइनस करोगे 6390। अमाउंट देखो कितना आ रहा है टोटल मिला के 15110। नीरू का करो 8000 प्लस 1000 माइनस 4260, अमाउंट इज 4740। ओके, अब इन दोनों का कॉन्ट्रा एंट्री पास करो। बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट बाय नीरूज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट देखो कितना है 15110। दीपक का लिखो और नीरू का लिखो, दोनों को कॉपी करना था। हो गया तुम्हारा कॉपी, कुछ छूट रहा है क्या एक बार चेक कर लो पूरा क्वेश्चन और टोटल करके बताओ मेरे को कितना फिगर आ रहा है। एक चीज जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो दीपक लेके गया था वो लिखना पड़ेगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अमाउंट कितना है 8000 रुपीज। मैंने तुमको पहले ही बोला था कि अगर कुछ भी छूटेगा तो हमारा क्वेश्चन टैली नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर 15,000 में से 8000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7110 रुपीज। तो यहाँ तुम लिखोगे 7110। मुझसे भी अगर कोई चीज छूटती है तो फिर टैली नहीं होगा, चाहे मैं रहूं या तुम रहो। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, तो उसमें किसी से भी छूटे तो क्वेश्चन टैली नहीं होगा। ओके, इसीलिए ध्यान रखना है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सेम टाइम पे कॉन्ट्रा एंट्री करते हुए चलना है। ओके, तो ये टोटल आ रहा है 64,500 रुपीज। ओके गाइस, सो ये हमारे दो क्वेश्चन जो हमने किए डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के, कुछ इंट्रोडक्शन देखा और दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। वीडियो काफी लंबी हो गई तो मैं तीसरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो अगली वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय।